जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक जो हमने चीज़ें देखी थी उसके हवाले से कोई डिस्कशन है, कोई बात है? नो सर। चलें, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट टू द न्यू टॉपिक, दैट इज डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या थी? हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस की अपने फॉरेन एक्सचेंज की टॉपिक के अंदर कि अगर आपको इंपोर्ट्स महंगी करनी है और एक्सपोर्ट सस्ती करनी है तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि करेंसी को डीवैल्यू कर दे। करेंसी डीवैल्यू होके एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, निस्बतन सस्ती फील होगी एक्सपोर्ट फॉरेन मार्केट के अंदर, और लोकल मार्केट के अंदर इंपोर्ट्स महंगी फील होंगी। तो क्या ये इतना ही आसान है कि हम लोग फिर यही करते रहे? इसी पॉलिसी को क्यों ना अपना ही रखें कि जनाब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते रहें, डीवैल्यू करते रहें, डीवैल्यू करते रहें? क्या ये इतना ही अच्छी चीज़ है डिवैल्यूएशन कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है और इम्पोर्ट महंगी हो जाती है? तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि जी कि ये थिंग्स, हर टूल का इस्तेमाल एक प्रॉपर वे में होता है, तो डिवैल्यूएशन का इस्तेमाल भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। आपकी डिवैल्यूएशन इफेक्ट नहीं करेगी अगर इफ यू हैव effectiveness of the policy depends on price elasticity of demand. डिमांड इंपोर्ट्स की प्राइस इलास्टिसिटी, जैसा पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली हो रहा है कि हमने 104 से उठा के तकरीबन कुछ 6-8 महीने के अंदर 140 पे अपना एक्सचेंज रेट कर दिया, डीवैल्यू कर दिया अपने एक्सचेंज को, करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। अच्छा जी, एक चीज और जो मैं चाहता था डिस्कस करना कि जी डिवैल्यूएशन के अंदर हम, कई स्टूडेंट्स ये होते हैं सर कि हमने 104 से 140 किया है, तो 140 किया है तो ये डीवैल्यू किस तरह हुआ? हमने तो अपने रुपए को बढ़ाया है, $1 के अगेंस्ट पहले 104 थे, तब 140 है, तो बेसिक क्या हुआ? डॉलर महंगा हो गया, डॉलर एक्सपेंसिव हुआ ना। जब हम एक्सचेंज रेट इस तरह से दिखा रहे हैं तो डॉलर महंगा हुआ, डॉलर एक्सपेंसिव हुआ है ना, क्योंकि ये तो $1 कितने का मिलता है, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। जी, डॉलर एक डॉलर के बदले में पहले 104 रुपए थे, अब 140 रुपए है, तो डॉलर महंगा हो गया है। डॉलर महंगा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या होता है? रुपया सस्ता हो गया। हमने ये चीज अब तक देखी है कि आपकी एक्सचेंज रेट इनवर्स चल रहा है। डॉलर की डिमांड, रुपीस की सप्लाई, डॉलर की सप्लाई, रुपीस की डिमांड, ऐसे ही चल रही है ना। एक्सचेंज रेट रिवर्स चलता है। आपकी प्राइस, एक की प्राइस महंगी हुई तो दूसरे की सस्ती, एक की प्राइस सस्ती हुई दूसरे की महंगी, तो डॉलर हमारा महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हो गया, बट रुपीस चीपर हो गया, सस्ता हुआ, रुपीस सस्ता हो गया। तो ये एक कंफ्यूजन आती है जी कि वो तो 104 से हमने 140 कर दिया तो कीमत तो बढ़ा दी है, तो आप कह रहे हैं रुपये की कीमत, रुपये सस्ता कर दिया। नहीं, तो वो बेसिकली डॉलर की कीमत बढ़ाई है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपये की कीमत कम हुई है, रुपये सस्ता हुआ है। अब रुपये की कीमत किस तरह से दिखाई जा सकती है? रुपीस की कीमत 1/104 थी पहले, अब 1/140 हो गई है।
डिनोमिनेशन के अंदर 104 की जगह 140 आ गया। अब ये 1 रुपी पर डॉलर, सॉरी $1 पर रुपी, पर रुपी, $1 पर रुपी। आपका 1 रुपया इतने डॉलर का है। रुपी पर डॉलर ही है जी, 1 रुपी पर डॉलर। इतने डॉलर का 1 रुपया है, इतने डॉलर का 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है जी। और ये इतने रुपीस का $1, इतने रुपीस का $1। कंफ्यूजन को खत्म करें, क्योंकि बाद में फिर जाके जब हम BFD में पढ़ते हैं दोबारा से फॉरेन एक्सचेंज को, तो वहां पे फिर स्टूडेंट्स को फिर दोबारा कंफ्यूजन आती है। तो ये मैंने कहा एक चीज आपको क्लैरिटी करूं कि हाउ टू डिपिक्ट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि $1 इज इक्वल टू ₹104 एंड 1 रुपी इज इक्वल टू 1/104। दोनों एक ही बात हम कर रहे हैं। वो इकाई का कायदा तो होता था ना, 104 रुपए का $1 है, तो 1 रुपए का, 1 रुपये का कितना होगा, 104 बटा 1/104, 1 रुपी 1/140। ये यहां से ही आपकी वो फिगर जा रही है। क्लियर है जी। चलें, तो हमने फोकस करना है कि जी डिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, और डिवैल्यूएशन के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट, वो चीज जब होगी, प्राइस इलास्टिक होगी तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स महंगी होने की बुनियाद पे कम हो जाएंगी। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी अगर इन इलास्टिक होगी इंपोर्ट्स के सिलसिले में, तो क्या होगा, आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। आप चाह ये रहे हैं कि आपकी जो डेफिसिट है उसको आप रिड्यूस कर सकें, लेकिन डेफिसिट रिड्यूस नहीं होगा, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव भी हो जाएंगी, प्लस क्वांटिटी भी सेम रहेगी। तो ज्यादा प्राइस जब क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो आपका डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस पाकिस्तान के सिलसिले में अभी हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट बिल का अराउंड 80% ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन इलास्टिक डिमांड रखती हैं, जिसमें 60-65% तकरीबन हमारे यहाँ पेट्रोल की प्रोडक्ट्स हैं, 10% को फूड आइटम्स हैं, बाकी कोई हमारा एडिबल ऑयल जो हमने घी वगैरह बनाने के लिए इंपोर्ट करते हैं उसका कोई 5-10% है। तो तकरीबन को 80% के करीब ऐसी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर इंपोर्ट्स हैं जिनकी डिमांड को हम रिड्यूस नहीं कर पाते, जिनकी डिमांड प्राइस के साथ इन इलास्टिक हमें लगती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिवैल्यूएशन कितना असरअंदाज होगी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए। और दूसरा, एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस कम होने से एक्सपोर्ट की डिमांड कितनी बढ़ेगी, क्वांटिटी में कितना इजाफा होगा। अगर पता चले कि हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी ही इतनी अच्छी नहीं है कि अब वो अगर सस्ती भी हो जाए तो फिर भी लोग उसको खरीदना नहीं चाहेंगे, तो हमारी डिवैल्यूएशन से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करने की बात नहीं हो सकेगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी इंपोर्ट्स की प्राइस इलास्टिसिटी और आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस इलास्टिसिटी, उसको देखना पड़ेगा डिवैल्यूएशन के असर को प्रॉपरली जज करने के लिए। प्राइस इन इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स प्राइस इन इलास्टिक हो सकते हैं क्योंकि फर्मली इंट्रेंच प्रेफरेंस फॉर ओवरसीज गुड्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स टू रिप्लेस इंपोर्ट्स, डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल एंड फूड्स, जिस तरह हम पाकिस्तान में स्पेशली कि हमारा डिपेंडेंस है फ्यूल बाहर से इंपोर्ट हो नहीं है,
रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होना है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन इलास्टिक क्यों हो सकती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी और डोमेस्टिक हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्रोडक्शन को इन्हांस करने की, डोमेस्टिक फर्म्स वो नहीं कर सकती। देन जी जे कर्व का कॉन्सेप्ट है। जे कर्व क्या कहता है? जे कर्व का कॉन्सेप्ट इज जे कर्व एंड इनवर्स जे कर्व, कि जब आप जे कर्व में हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि जनाब जब आप कोशिश करेंगे अपनी डिवैल्यूएशन करके इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की और एक्सपोर्ट्स को इन्हांस करने की, तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया? बेसिकली यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम डिवैल्यूएशन, बट होगा क्या? इन द स्टार्ट आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है ये पहले मजीद बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्यों बढ़ जाएगा? वो कहता है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जो इंपोर्ट्स आप कर रहे हैं वो इंपोर्ट्स तो आपको आज के दिन के एक्सचेंज रेट के ऊपर पे करनी पड़ती है। जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो आज के दिन जो उसका डॉलर एक्सचेंज रेट है वो आपको पे करना पड़ता है। इंपोर्ट इसी तरह से होती है ना। इंपोर्ट्स आमतौर पे जो जब आप कोई चीज खरीदते हैं वो चीज जब आपके पास आ जाती है तो फिर आप उसकी पेमेंट करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी की जो हमने डिस्कशन की थी, जो बायर है खरीदने वाला है वो उस वक्त पेमेंट करेगा जब वो सामान बेचने वाले ने बना के डिस्पैच कर दिया, वो हमारे पास यहाँ पे कराची में पोर्ट के ऊपर पहुंच चुका है, तो फिर खरीदने वाले की लाइबिलिटी बनेगी कि वो पेमेंट करे। उससे पहले तक खरीदने वाले की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, गारंटी मौजूद है। एक बैंक ने दूसरे बैंक को गारंटी देके एक ट्रस्ट डेवलप कर दिया है कि जिसकी बेस के ऊपर जो बेचने वाला है वो सामान बना के डिस्पैच कर देने के काबिल हो गया है कि वो अभी पैसे उसके पास नहीं भी आए तो सामान उसने बना के डिस्पैच कर दिया। तो जब वो सामान यहाँ पे लैंड करेगा, क्योंकि कई दफा प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा होता है, 2-2 3-3 महीने एक चीज का ऑर्डर करते हैं फिर उससे बनने में, फिर उसको शिपमेंट जब की जाती है थ्रू शिप, उसके ऊपर भी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो भी काफी होता है। कई जगहों पे 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन भी होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी होता है। तो वो जब तक आप उस ऑर्डर को कैश फिजिकली रिसीव नहीं कर लेते, आप उसकी कैश की पेमेंट नहीं करते। इंपोर्ट के सिलसिले में ये होता है। तो इंपोर्ट में आपने चाहे 6 महीने पहले ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन वो आज अगर रिसीव हुआ है तो आज के दिन की जो डिवैल्यूड आपका रेट है, आपको उस रेट के ऊपर उन डॉलर्स को पे करना पड़ेगा। बात हम क्या कर रहे हैं कि डिवैल्यू कर दिया, ₹140 पर डॉलर हमने कह दिया, तो आज के दिन ₹140 है, तो बैंक ने कहना है कि $1,00,000 अगर आपने देने थे, 1,00,000 इंटू 140, आप ये जनाब मुझे दे दें ₹14 million, you need to give it to me so that I can give it to the buyer and seller, और सेलर को ट्रांसमिट करना है। तो आज के दिन बैंक आपसे जो आज का प्रिवेलिंग रेट है इंपोर्ट के सिलसिले में, वो आपसे आज के दिन ही वो चार्ज करना शुरू कर देगा। इस वजह से इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव स्ट्रेट अवे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लेकिन आप इंपोर्ट्स की जो क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी तो रिड्यूस नहीं कर सकते। बेसिकली तो क्वांटिटी तो ऑर्डर आपने तो शायद पहले से दिया होगा ना, वो ऑर्डर तो आपको 2 महीने पहले, 6 महीने पहले इंपोर्ट के ऊपर करने में जो शिपिंग का टाइम, प्रोडक्शन का टाइम,
उसके लगेगा। तो इसलिए आपको ऑर्डर तो पहले से देना। तो आज के दिन हाई क्वांटिटी जो आपने उस वक्त ऑर्डर की थी जब इंपोर्ट जो एक्सचेंज रेट था वो हाई था, उस वक्त आपने उसको क्वांटिटी को किया था, तो आज के दिन जैसे ही वो क्वांटिटी आपको रिसीव हुई, आपको उसकी प्राइस हाई पे करनी पड़ रही है। और दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड में एकदम से इजाफा नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के तो जो पुराने ऑर्डर आए हुए थे आप पुराने ऑर्डर तो पिछली प्राइस की बेस के ऊपर आए हुए थे। पुराने ऑर्डर की क्वांटिटी तो वो पिछली बेस के ऊपर थी। आज जो नए ऑर्डर्स आएंगे उनको एग्जीक्यूट होते हुए, उनके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज आते हुए हमारे पास 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जितना टाइम लगेगा। एक्सपोर्ट्स के पैसे एकदम से मटीरियलाइज नहीं होंगे, एकदम से रियलाइज नहीं होंगे। ये एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स एकदम से रियलाइज नहीं होंगी, लेकिन इंपोर्ट की प्रोसीड आज के दिन में, टुडे, आज के दिन ही ये, क्योंकि क्वांटिटी पुरानी है, रेट हाई लग जाएगा। इंपोर्ट्स का जो इम्पैक्ट आना था वो इम्पैक्ट हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास इफ यू हैव दिस डेफिसिट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो ये तो आपका ये जो जे कर्व की सूरत में ये सरप्लस इस तरफ आ रहा है एंड दिस इज योर डेफिसिट। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था तो आपका डेफिसिट पहले उससे नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। नीचे की तरफ क्यों जाएगा? इन्हीं वजूहात की बिना पे कि एक्सपोर्ट से जो प्रोसीड्स आनी थी उसको तो आने में टाइम लगेगा, उनको क्वांटिटी को हमारे बढ़ने में, और उससे जो हमें बेनिफिट मिलना था इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ती होने का, जो हमारे ऑर्डर्स ज्यादा बढ़ जाते तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो इंपोर्ट्स का एकदम से इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ना था वो एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी इंपोर्ट की थी वो हमने शायद 6 महीने पहले ऑर्डर की थी, लेकिन वो आज अगर हमारे पास अराइव हो रही है तो आज की रेट उसको लगेगा और हमें आज की रेट के बेस के ऊपर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहां पे देखें जी, व्हाई इज दिस केस? Assuming the economy starts at point A, the government decides to devalue the currency. The reason the deficit first gets bigger is due with a time lag. Producers and consumer will take time to adjust to change in currencies. Producer, for example, will have orders with firm. Import के लिए orders कर चुके हैं पहले ही in other countries at agreed price and will not be able to respond to the price change. Export revenue may therefore not rise immediately. However, import revenue may increase sharply due to high inelastic demand for foreign goods. This would make the deficit greater. After time, firm will be able to adjust to the favorable currency conditions and export revenue should soon rise. It should be said though that a devalued currency will lead to higher import price and therefore have a contributory effect to inflation, as this is usually a government's macroeconomic priority. Many will be wary of undertaking a policy that could be directly increase inflation. तो इसलिए हमने कहा कि ये ना समझे कि जैसे ही आपने डिवेल्यूशन की और काम आपका सीधा हो गया। डिवेल्यूशन करेंगे, आपको उसका इम्पैक्ट लेते हुए कुछ टाइम लगेगा। इनिशियली आप
का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वर्स होगा, ज़्यादा खराब होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएगा जब एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज होना शुरू होगी और लोग एक्सपेंसिव इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करेंगे, तो फिर आपका इंपोर्ट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम होना शुरू होगा और सरप्लस की तरफ जाना शुरू होगा। इन्वर्स जे कर्व क्या है? वो कहता है इसी तरह से इन्वर्स जे कर्व भी है। इन्वर्स जे कर्व का मतलब क्या है? इन्वर्स जे कर्व का मतलब है आप इस वक्त सरप्लस कंडीशन के अंदर हैं, सरप्लस कंडीशन को आप रोकना चाह रहे हैं। सरप्लस कंडीशन को कैसे रोक सकते हैं? आप एप्रिसिएशन कर दें, डिवैल्यूएशन थी ना, तो अब आप अपनी वैल्यू को एप्रिशिएट कर लें। अपनी वैल्यू को एप्रिसिएशन कर लें। ₹140 थे, ₹104 कर दें। अब उससे क्या होगा? ₹104 से करने से इंपोर्ट बिल एकदम से कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब ₹104 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ₹140 पर डॉलर, 104 पर डॉलर। अब इंपोर्ट बिल एकदम से आपका कम हो जाएगा। हम तो ये चाह रहे थे कि इंपोर्ट बिल को हम बढ़ाएं। सरप्लस का मतलब क्या था? हमने सरप्लस का मतलब था कि वी वांट टू एक्सपोर्ट टू रिड्यूस एंड इंपोर्ट्स टू इंक्रीज। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को कम करना चाहते हैं और इंपोर्ट प्रोसीड्स को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये उल्टा इफेक्ट हो गया। इंपोर्ट बिल तो आपका एकदम से ₹104 के हिसाब से अब कैलकुलेट होना शुरू हो गया, और दूसरी जानिब जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो तो पुराने ऑर्डर्स थे ना, उन ऑर्डर्स को तो आपने बना के आज बेचना ही बेचना है। उन ऑर्डर्स की एक्सपोर्ट की जो सरप्लस हमने किया, एप्रिसिएशन किया और हमारी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हुई, लेकिन ऑर्डर्स तो पहले के आए हुए थे, तो उन ऑर्डर्स की बेस के ऊपर हमारी जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी थी वो तो पहले से ही मौजूद थी। इसलिए आपका जो इन्वर्स जे कर्व का कॉन्सेप्ट आएगा, आपकी जो सरप्लस है पहले बढ़ेगा और फिर बाद में कम होगा। पहले सरप्लस बढ़ेगा और फिर कम होगा, यहीं पे बात हो रही है। सरप्लस था आपका और सरप्लस बढ़ा और फिर बाद में उसने कमी की तरफ आया। सर्टन may want to appreciate their currency so as to temper demand and make their export relatively more expensive. In this case, export revenue will not change. However, the revenue paid for foreign imports will fall. Consequently, the current account surplus will increase in the short run. वो बढ़ेगा और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। सरप्लस पहले से पहले बढ़ेगा, फिर बाद में कम होना शुरू होगा। जे कर्व और इनवर्स जे कर्व कोई मुश्किल तो नहीं। जी, लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है जी? फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट है जी। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने और खरीदने का कारोबार है। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अब तक हमने देखी हैं जहां पे कर्जा देना और कर्जा लेने की बात होती है, ऐसे ही है ना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है? मॉनेटरी टर्म्स के अंदर
एक शख्स कहता है मुझे पैसे चाहिए, दूसरा शख्स कहता है मुझे पैसे देने हैं, तो वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्ट करते हैं। वो जो ट्रांजैक्शन है, दैट ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड इनटू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कोई एक तरह की, हम जिस तरह से मछली मंडी या सब्जी मंडी या इस तरह की हमें फिजिकल चीजें वहां पे नजर आती हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कोई ऐसा फिजिकल चीजें नहीं है। जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और फाइनेंशियल राइट्स, उनकी एक्सचेंज होती है। किसी शख्स के पास, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं 1 लाख रुपया अपने घर में रख सकता हूं, 1 लाख रुपया बैंक में जाके जमा करवा सकता हूं। अब ये बैंक में जाके जो मैं जमा करवा रहा हूं, ये क्या है कि मेरे पास पैसे देने को हैं, मैं कहता हूं मुझे पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं कहीं किसी भी को बैंक में जाके कहता हूं कि अच्छा जी मुझसे पैसे, तो वो बैंकर्स कहते हैं जी जरूर, क्यों नहीं, हम तो बैठे इसीलिए हैं कि आप पैसे अपने हमारे पास जमा करवा दें, हम आपके पैसों की हिफाजत करेंगे, हमारी ये लायबिलिटी बन जाएगी, हम हमसे जिस वक्त आप आके पैसे लेना चाहे वापस ले सकते हैं, और आपका एसेट होगा हमारे पास, आप राइट होगा, यू कैन क्लेम दैट राइट फ्रॉम अस, you can claim the money from us at any time। ठीक है जी। तो ये तो हमें पता चल गया कि जी के फाइनेंशियल मार्केट आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को टेक फार कर रही है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को टेक फार कर रही है। तो मुश्किल तो नहीं। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है, हम बैंक में रखवा सकते हैं, हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स जो से हैं, हम डिबेंचर्स ले सकते हैं, हम बॉन्ड्स ले सकते हैं, हम अपने पैसे कहीं पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जो लोगों ने कर्जे चाहिए उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर आर मैनी डिफरेंट एवेन्यूज available for the investor to get the financial transaction done, to get the monetary exchange of money from one hand to another। There are many avenues। एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए अब हम फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं, वो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम मनी मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड। कहीं पे बैंक के पास जाता हूं पैसे वाले, वो कहते हैं हाँ एक महीने के लिए मैं आपके पैसे डिपॉजिट करवा लेता हूं, 3 महीने के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो क्या, शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप पैसे कहीं पे हैंड ओवर करेंगे, किसी दूसरे शख्स के हवाले करेंगे, तो दैट ट्रांजैक्शन विल बी टर्म्ड एज मनी मार्केट ट्रांजैक्शन। और कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म की हो, जहां पे आपकी मेच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होते हैं? हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स का मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? वैसे आपस की बात है, शेयर्स का मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है?
अलीशा का ख्याल है 1 साल। मेच्योरिटी पीरियड क्या होता क्या है? मेच्योरिटी पीरियड होता क्या है? हमने देखा था मेच्योरिटी पीरियड वो पीरियड था, वो टाइम था जिस टाइम के लिए बारोवर और लेंडर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसा ही है ना? रीपेमेंट का टाइम, मैं अगर किसी बैंक में जाके 1 महीने के लिए डिपॉजिट करवाता हूं तो मुझे पता है कि जो बॉर्वर था बैंक और लेंडर था, मैं जाहिद लेंडर था जिसने डिपॉजिट करवाया, तो वो 1 महीने के बाद बैंक ने मुझे वो पैसे वापस करने हैं, क्योंकि रीपेमेंट का टाइम आ जाना है, मेच्योरिटी का टाइम आ जाना है। शेयर्स में क्या कभी कंपनी पैसे वापस करती है? कंपनी पैसे वापस करती है? जी। नहीं, हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहे हैं, रिडीमेबल की या इरिडीमेबल की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स जो होते हैं, आम शेयर। जी। तो ऑर्डिनरी शेयर्स की जो बात हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, तो ये इरिडीमेबल परपेचुअल पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जब कंपनी पैसे ले लेती है तो वो कंपनी पैसे वापस नहीं करती। ऐसा ही है ना? मिस्टर ए थे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने एक्स वाई जी एक कंपनी थी, उस कंपनी के शेयर्स परचेज किए। मिस्टर ए ने उसके लिए ₹10 फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी को दिए और एक्स वाई जी ने ₹10 लेकर नोट कर लिया कि मैंने ये शेयर्स इशू करनी है मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए एक्स वाई जी कंपनी से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, जिसमें जिस शख्स ने पैसे दिए और जिस शख्स को पैसे मिले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टर और बार्बर है। लेंडर और बार्बर, उन दोनों के दरमियान में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हुई। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, प्राइमरी मार्केट। आईपीओ जितने भी होते हैं जिसमें कंपनी के पास पैसे जाते हैं वो प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो फिर मिस्टर ए तो पागल हुए, इनको तो पैसे वापस मिलने नहीं, ये तो सिर्फ अब शेयर से के। तो जनाब, मिस्टर ए कैन गो टू सेकेंडरी मार्केट, मिस्टर ए कैन गो टू सेकेंडरी मार्केट और मिस्टर बी के को ये जाके शेयर सेल कर सकते हैं। अब मिस्टर बी ₹10 या जितने भी उनकी जो बातचीत होगी वो मिस्टर ए को पे करेंगे और मिस्टर ए शेयर्स इनको सेल कर देंगे। और इसी तरीके से मिस्टर बी फिर आगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर दे कैन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन हो रही है। सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन। असल जिस बंदे के शेयर थे एक्स वाई जी के कंपनी के जो शेयर थे वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिए। असल शेयर्स किसके थे? एक्स वाई जी के। और अब ट्रांजैक्शन किनके हाथ हो रही है? मिस्टर ए मिस्टर बी। फिर मिस्टर बी आगे चाहे मिस्टर सी को सेल कर दे और मिस्टर बी सी से चाहे ₹10 ले ले, ₹15 ले, जो भी जितने भी लेगा वो पैसे मिस्टर बी को जाएंगे, वो ₹15 का। इसी तरह से शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाए, ₹1000 का भी हो जाए तो ये ₹1000 कंपनी को नहीं जाना, ये इन्वेस्टर्स के दरमियान घूम रहा है। इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ रही है और कंपनी अपने शेयर्स को देखते हुए कहती है कि मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है। और बेस क्योंकि रेट जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है इसके दरमियान में उसकी बेसिक
एंटिटी या बेसिक जो प्रोडक्ट है वो XYZ के शेयर्स हैं। तो अगर XYZ अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ रही होगी। अगर XYZ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनी के शेयर्स की कीमत कम हो रही होगी। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर हो रही होती हैं, जो पैसे कंपनी के पास नहीं जाते, जो असल जिसका के असल इंस्ट्रूमेंट था, वो इंस्ट्रूमेंट अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के हाथ में तब्दील होना शुरू हो जाता है। क्लियर है यहां तक हमें कि हमारी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, a financial instrument that has a maturity date of usually less than 3 months, short term. Money market, the financial market were used to raise short term credit. Components of money market, ये क्वेश्चन ICAP के एग्जाम में सीधा सीधा इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Components of money market. Money market is subsection of the wider fixed income market. It is used by large institutions to finance short-term cash needs. Example of these are governments, mutual funds, and other organizations with high financial backing. तो मनी मार्केट के अंदर आम तौर पे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, तो लोग छोटे इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट करते। 1 लाख रुपए वाला ये नहीं कहता कि मुझे 3 महीने के लिए या 15 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है। हाँ, जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको एक दिन का इंटरेस्ट ही मिलियंस रुपीज के अंदर जा सकता है, तो वो आपस में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि कैश इलिक्विड ना पड़ा रहे, कैश के ऊपर उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहे, इंटरेस्ट सूद मिलते रहे। तो मनी मार्केट इज यूजुअली being exploited, being used by the governments, mutual fund, and other organizations with high financial backing. The sum of money that are used on the money market are of such a high amount that individual investors cannot usually access it. They must do so through a mutual fund. तो वो म्यूचुअल फंड से बेनिफिट था तक, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं कर सकता। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? टी बिल, ट्रेजरी बिल जिसको कहते हैं, कैन बी ट्रेडेड ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल, which as we have seen from above section has a number of qualities. ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं जी? जो हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी कि स्टेट बैंक ये कर सकता है कि वो बॉन्ड्स इशू कर ले, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, वो बॉन्ड्स इशू करती है या खरीदती है या बेचती है फॉर द पर्पस, किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो वो ट्रेजरी बिल्स लाते हैं कि ट्रेजरी इसलिए कि खजाने की गारंटी है उसके ऊपर। ट्रेजरी खजाना कौन सा है? गवर्नमेंट का खजाने की गारंटी है कि जब कभी आप ये कर्जा दे दें खजाने को, और खजाने वाला आपको जरूरत के मुताबिक इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा और मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे आपको वापस भी कर देगा। तो गवर्नमेंट को अक्सर और बेशतर ये ट्रेजरी बिल इशू करने पड़ते हैं या खरीदने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है। फिर अदर इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? किसी बैंक के पास जाएं और जाके कोई डिपॉजिट करवा दें तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। Certain level of money will be returned to the holder. This has a slightly higher yield because default risk is higher with a bank than with the government. तो ट्रेजरी बिल के ऊपर सूद का रेट कम होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्योंकि बैंक्स इशू करते हैं, इसके ऊपर सूद का रेट निस्बतन ज्यादा होता है। A further instrument traded on the market is commercial papers. कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है?
ये ना बैंक करता है ना गवर्नमेंट करती है, ये कोई कॉर्पोरेशंस कर देते हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद पैसे वापस करने का देते हैं। दिस इज एन अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ? इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं दी हुई। पैसे कौन ले रहा है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एक्टिविटी, जो इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहा है, लेकिन वो पैसे थोड़े अरसे के लिए ले रहा है और उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड इट इज यूजली denominations of $100,000, somewhat restriction access to small investors and understanding। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहरहाल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से भी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, फिर कैपिटल मार्केट आ गया जी। कैपिटल मार्केट इज money, capital market good that is traded। Financial market which is largely used to raise long-term finance and capital। Components of capital market, ये straight forward question पूछा जा चुका होगा। What are the components of capital market? What are the main types of organization that operate in the market? ये इसी तरीके से पूछा जा चुका होगा। Most closely tracked financial indicators in the economy। Capital markets, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स इतना बढ़ गया, सुनते हैं ना, कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीएसएक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडेक्स बढ़ गया, कम हो गया। तो ये कैपिटल मार्केट इंडिकेट्स द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस कम्युनिटी। वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट हो रही है। आईपीओ इज द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेड हो रही है। अगर इन्वेस्टर को किसी कंपनी के अंदर लगेगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो उसके शेयर्स को ज्यादा कीमत पे भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को शो करती है। आपकी इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स को, वो कैपिटल मार्केट शो करती है। तो इसलिए ये क्लोजली viewed, closely tracked है। Bond market, stock market and bond markets are considered proxies for the wider economy, and the participants who act in the market are closely scrutinized। Main types of organizations that operate in the market are corporations, companies जिनके शेयर इशू किए जाते हैं, commercial banks, बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। फिर इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस मार्केट में, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, मॉर्गेज बैंक एक्सेट्रा। कॉर्पोरेशन mainly use capital market to fund long-term projects that they wish to undertake। They use a commercial bank to deal with the mechanics of taking their offering to the market, which usually happens on a stock exchange। It is the investor who, using commercial banks again, will purchase the instruments that are being sold। आईपीओ का पता है ना? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है जी? नॉक नॉक, हु इज देयर? नो आइडिया। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। जब भी कोई कंपनी, जो हमने यहां पे बात कही कि कंपनी किसी मार्केट में शेयर्स अपने बेचना चाहती है, तो वो जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट की ट्रांजैक्शन हो रही है, इस शेयर्स की खरीद फरोख्त को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे आईपीओ के जरिए से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए से कंपनी तक पहुंचा देते हैं,
ये जो ट्रांजैक्शन है प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक हो गया? काफी मुश्किल। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जी? जी, number of different treatment can be brought and all these broadly fit into two categories: debt and equity. Debt and equity. Debt इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? कर्जा। डेट का मतलब क्या है? कर्जा। और इक्विटी का मतलब क्या है? मलकियत। मलकियत, कर्जा या मलकियत। आप किसी कंपनी को पैसे देते हैं तो वो उसे पूछते हैं, अच्छा यार ये कर्जे के तौर पे ले रहे हो या इसके अगेंस्ट मुझे कोई प्रॉफिट का शेयर दोगे या क्या करोगे? तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कई जगहों पे वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं। तो बॉन्ड्स क्या हैं? वो कर्जे की सूरत में आते हैं। वो कहते हैं जी कि आप कुछ पैसे दे दीजिए, वो हम आपको कुछ दिनों के बाद वापस कर देंगे और उस जितनी देर हम इस्तेमाल करेंगे पैसे उसका आपको सूद अदा कर देंगे। और मलकियत क्या है? जैसे शेयर्स हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए और हमारी कंपनी में मालिक बन जाएं। शेयर्स की सूरत में क्या है? मालिक बन जाएं। आप कंपनी के मालिक होंगे, हमारी कंपनी के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये बिजनेस जब करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो यहां पे मलकियत में क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज डिफाइन नहीं होती कि कितना मुनाफा मिलेगा, ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए मलकियत के अंदर। लेकिन कर्जे के अंदर क्या होता है? कर्जे में, डेट में मेच्योरिटी पीरियड भी डिफाइन होता है और जो रिटर्न देनी है आपने, जो उसके ऊपर सूद देना है, वो भी डिफाइन, प्री डिफाइन होता है। Debt is a corporation issuing an agreement to repay a certain sum at a later date, and equity is selling rights of ownership in the company. There are a number of financial instruments listed above that are traded. In terms of debt, these include but are not sovereign bonds, municipal bonds, debentures, corporate bonds. Sovereign bonds can be. A government is looking to fund a large long-term infrastructure project and is looking to raise funds through the capital market. It issues sovereign bonds which are then purchased by investors. This means that the government gets the fund that is required upfront and is able to finance the project. Investors then are able to claim back their nominal amount at the maturity date. Nominal amount कौन सी है? जो बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई अमाउंट है वो। उसके अलावा जो उनको इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो नॉमिनल अमाउंट है, 100 रुपए का बॉन्ड था, 100 रुपया उसको एंड में मिलेगा ही मिलेगा। The bond belongs to the investor and they can keep them or trade them on the secondary market. हमने जो बात की इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। On the equity side, these instruments are common stocks, preference stocks, or derivatives. They are traded on stock exchange. Stock exchange or stock market. These are thousands. There are thousands of financial instruments that are being issued. A stock exchange is where buyer and seller interact. Each corporation is listed on different exchange, means that it will publish the live prices that are being paid for the stock. टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कौन से हैं जी? शेयर्स की टाइप्स कौन सी हैं? कॉमन स्टॉक कौन सा होता है? जो नॉर्मल है, जो भी मालिक है उसको जितने शेयर हैं उसके शेयर्स के हिसाब से उसको मलकियत उसकी है। 10% शेयर हैं तो 10% अपनी कंपनी का मालिक है, और अगर 1% शेयर है 1%, 100% शेयर है 100%। और ये कॉमन स्टॉक आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों के ऊपर ट्रेड होते हैं। पहले इनिशियली आईपीओ जब होता है तब प्राइमरी मार्केट, उसके बाद फिर सेकेंडरी मार्केट में। पार्ट ओनरशिप, आल्सो राइट्स एंड प्रिविलेज सच एज वोटिंग पावर भी उसके पास होती है, एबिलिटी टू होल्ड अ पोजीशन, वो डायरेक्टर भी बन सकता है, और वोटिंग पावर भी होती है क्योंकि वो कंपनी का मालिक होता है।
इसी तरह से डेट के में तो इंटरेस्ट पेमेंट कंफर्म होती है, लेकिन इक्विटी के बारे में डिविडेंड होता है। डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी मुनाफा कमाएगी और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। हाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कॉमन स्टॉक के अंदर। प्राइस ऑफ स्टॉक कैन फ्लक्चुएट ग्रेटली, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट रैंक एट द बॉटम ऑफ द स्केल इफ द कंपनी वर टू गो इन लिक्विडेशन। तो आप क्योंकि मालिक हैं, पहले अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो पहले उन लोगों को पे किया जाएगा जो कि जिनकी के लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर हैं, शायद बैंक, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, उन लोगों को पहले पे। आपको सबसे एंड पे जो एसेट्स बचेंगे उसमें बाकी लोगों को पे करने के बाद फिर मालिकों को पे किया जाएगा, फिर शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स, एक तो इनका इंटरेस्ट रेट कंफर्म नहीं होता, डिविडेंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिविडेंड कंपनी की पॉलिसी और कंपनी के एनवायरनमेंट के मुताबिक चलता है। और दूसरा, इनका लिक्विडेशन में सबसे आखिरी हिस्सा होता है और बाकी सबको सबसे पहले पे किया जाता है। लेकिन इनकी प्रिविलेजेस होती हैं, ये कंपनी के अंदर वोटिंग कर सकते हैं, कंपनी के अंदर कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, वो प्रिविलेजेस इनकी मालिक होने की वजह से होती हैं। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर जो हम इंस्ट्रूमेंट कॉमन स्टॉक से तो कुछ हद तक बेहतरी होती है इसके अंदर आपको डिविडेंड कहते हैं कि हम देंगे। किसी हद तक ये सिमिलर टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डिविडेंड्स आर फिक्स एंड द होल्डर डज नॉट होल्ड एनी वोटिंग राइट, लेकिन उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। और प्रेफरेंस शेयर में उनका डिविडेंड किसी हद तक फिक्स है और वो आपके जो कंपनी के रैंक हाई करेंगे कॉमन शेयर से। क्लियर है जी? कोई मुश्किल तो नहीं है इस तक, अब तक कोई जो हमने बातें की हैं? तो मुश्किल तो नहीं है जी? सादा सादा सी बातें, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। चलें, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। और कल के दिन इसको हम बाकी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं और एक हम अटेम्प्ट जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं जी। 9 to 10 इंच। अल्लाह हाफिज़।